ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। संस्कृत की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, हम विसर्ग बोलते हैं। और ये जो शब्द किसी भी शब्द के पीछे लगता है, अब जैसे ये रामा है, इसके पीछे लगा तो हमारा क्या बन गया, राम। सबसे पहले हमारा जो विसर्ग है, ठीक है, ये स्वर वर्ण के बाद लगेगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। ये जो विसर्ग है लगता है स्वर वर्ण के बाद लगेगा। अब कैसे, देखिए, अब जैसे रामो शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो रा धन आ, रा हो गया, फिर म धन आ, क्योंकि हमारा जो संस्कृत में व्यंजन वर्ण है वो क्या होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं। अब अर्धमात्रिक है तो आधा रूप लिखा जाएगा। अब उसमें क्या जुड़ेगा, अ जुड़ेगा। जब पूरा है तो इसका मतलब है कि उसमें अ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो अ है, विसर्ग है कि ये जो हमारा अ है क्या है, स्वर वर्ण की नहीं है। तो अब म जो है विसर्ग नहीं लगा है, किस पे, स्वर वर्ण पे लगा है। ठीक है, इसी तरह देखिए हरि शब्द है। ठीक है, अब इस हरि शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए विसर्ग लगा है, तो ये किस पे लगा है, स्वर वर्ण पे लगा है। ये जो पे ई का मात्रा है, ई क्या है, स्वर वर्ण है। यानी इसको भी जब तोड़ेंगे तो ह धन अ, ह यहाँ पे पूरा है, यानी इसमें अ क्या है, जुड़ा हुआ है। और फिर क्या है, प्लस हमारा र। अब इस र पे क्या है, हमारा ई का मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे। और फिर क्या आएगा, हमारा विसर्ग आएगा। तो यहाँ पे भी ई के बाद ही ना विसर्ग है, यहाँ पे अ के बाद ही भी, तो ये अ भी क्या है, स्वर है, ई क्या है, ये भी स्वर है। इसी तरह हमारा जो भानु शब्द है, इसको भी जब हम तोड़ेंगे तो भ धन आ, भा हो गया। ठीक, फिर न हुआ, फिर इस न में हमारा क्या जुड़ा है, ऊ जुड़ा है, छोटा ऊ। फिर जाके हमारा क्या लगा है, विसर्ग लगा है। यानी जो शब्द विसर्ग होता है उसको जब हम तोड़ेंगे तो हमारा कोई ना कोई स्वर वर्ण आएगा। ये बात क्लियर कर लीजिए। ठीक है, यानी यदि पूछ दिया जाए कि विसर्ग किस पे लगता है, तो विसर्ग जो है हमारा स्वर वर्णों के बाद लगता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। देखिए, भानु में ऊ के बाद है विसर्ग, हरि में यहाँ पे जो ई का मात्रा है वो है, फिर यहाँ पे रमा में जो है, चाहे सीता लीजिए चाहे रमा लीजिए, कोई भी शब्द है उसमें हमारा क्या है, स्वर वर्ण कंपल्सरी होगा, तभी वहां पे हमारा विसर्ग काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद के विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं, तो विसर्ग संधि का नियम क्या है हमारा, संस्कृत में हमारा जो है संधि 3 होता है। तो संस्कृत में जो हमारी 3 प्रकार की संधि है, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्लीट सीरीज, व्यंजन संधि भी हम लोग जो है पूरी कंप्लीट सीरीज पढ़ चुके हैं। अब बारी किसकी है, विसर्ग संधि की। ठीक है, अब स्वर संधि में क्या था, ये स्वर वर्ण प्लस क्या था, स्वर वर्ण बराबर क्या हो रहा था हमारा, स्वर संधि। यानी जब हमारा संधि होता है तो 2 वर्ण होता है, एक पहला पद होता है, दूसरा पद होता है। ठीक है, पहले पद को हम प्रथम पद, पहला पद या पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को हम क्या कहते हैं, उत्तर पद, दूसरा पद या द्वितीय पद। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है आप लोगों को। तो जो संधि जब हम करते हैं तो 2 पद होते हैं, तो जो पहला पद है इसका कौन सा वर्ण लेते हैं, आखिरी लेते हैं। कौन सा लेते हैं, आखिरी वर्ण। और जो हमारा दूसरा पद होता है उसमें संधि का कौन सा वर्ण लेते हैं, पहला वर्ण लेते हैं। जो हमारा पद है उसका कौन सा पद लेंगे, पहला वर्ण लेंगे। तो जब स्वर पद में आखिरी वर्ण स्वर वर्ण है, या फिर जो दूसरा पद है उसमें भी हमारा स्वर वर्ण है, तो वो किस में जाएगा, स्वर संधि में। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसी हमारा जो है दूसरा आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की 2 कंडीशन बनती है। क्या, कि ये जो पहला पद है इसमें तो व्यंजन वर्ण रहेगा ही, जो पहला पद है व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण। ये आप लोगों का लगभग समझिए, क्या रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, टाइम तो अच्छा, लेकिन हर चीजें समझा देंगे तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग अच्छे से समझ लीजिए, और जो लोग जानते हैं उनका अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, तो हैप्पी हो जाइए। ठीक है, तो व्यंजन प्लस व्यंजन वर्ण, यानी पहले पद का जो आखिरी वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, या फिर दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो व्यंजन होगा, तो वो किस में जाएगा, हमारा व्यंजन संधि में जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, कि जो पहला पद है उसमें तो व्यंजन वर्ण रहेगा ही। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, ये तो पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या आएगी हमारी, कि व्यंजन वर्ण प्लस हमारा क्या होगा, स्वर वर्ण। ठीक है, प्रमुख किसकी रहेगी, ये जो पहला पद है यहाँ पे इसकी रहेगी। ठीक है, पहला पद जो है उसमें यदि स्वर है तो स्वर संधि में जाएगा, व्यंजन तो व्यंजन संधि में जाएगा, और विसर्ग है तो विसर्ग संधि में जाएगा। ठीक, तो व्यंजन संधि के 2 नियम बनते हैं, कि व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण बराबर व्यंजन संधि, और व्यंजन प्लस स्वर भी क्या हो जाएगा हमारा,
व्यंजन संधि। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों की। अब आती है विसर्ग संधि की। किसकी? विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में क्या है कि जो पहला पद है उसका जो आखिरी वर्ण है विसर्ग होगा, फिर प्लस जो दूसरा पद है उसका जो है स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको जैसे इसका नियम बना है ना वैसे विसर्ग का भी बना सकते हैं। जैसे विसर्ग प्लस स्वर वर्ण बराबर विसर्ग संधि। इसी तरह विसर्ग प्लस व्यंजन वर्ण बराबर विसर्ग संधि। जैसे हमारा व्यंजन संधि का दो कंडीशन बन रहा था कि दोनों व्यंजन तो भी व्यंजन संधि, और यदि पहले पद में व्यंजन वर्ण हो और जो दूसरा पद है वो यदि स्वर वर्ण हो तो भी हमारा क्या है, व्यंजन संधि में जाएगा। इसी तरह हमारा विसर्ग संधि का भी दो कंडीशन बनता है। एक पहली कंडीशन में क्या होता है कि जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद यदि स्वर वर्ण आता है तो भी विसर्ग संधि में जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि पहले पद में तो विसर्ग संधि रहेगा ही, विसर्ग रहेगा ही, लेकिन जो दूसरा पद है उसमें स्वर वर्ण की जगह व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। ठीक है, तो व्यंजन प्लस स्वर वर्ण तो भी विसर्ग संधि, और विसर्ग प्लस व्यंजन वर्ण तो भी हमारी क्या होगी, विसर्ग संधि। ठीक है, ये का क्लियर हो गया। तो देखिए स्वर संधि एक ही रूल बनता है, स्वर प्लस स्वर तो ही जो है स्वर संधि होगा। जो है हमारा ये जो पद है ये डिसाइड करता है। ठीक है, ये जो हमारा पहला पद है वो डिसाइड करता है कि संधि किसमें जाएगी। यदि विसर्ग तो वो छट जाएंगे विसर्ग संधि में, अब जो व्यंजन वर्ण है तो वो छट जाएंगे व्यंजन वर्ण में, और स्वर वर्ण है तो स्वर संधि में चला जाएगा। ये टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया कि कब स्वर संधि होगा, कब व्यंजन संधि होगा, कब विसर्ग संधि होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि विसर्ग संधि का कुछ उदाहरण जानेंगे। विसर्ग संधि के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण। ये कि विसर्ग संधि करेगी जब पहला पद जो है उसमें विसर्ग रहेगा तो वो विसर्ग संधि में जाएगा, फिर चाहे दूसरे स्वर हो या व्यंजन उससे मतलब नहीं है, बस पद जो है पद का जो आखिरी वर्ण है वो डिसाइड कर देता है कि तुम विसर्ग संधि में जाओगे कि व्यंजन संधि में जाओगे कि स्वर संधि में जाओगे। ठीक, अब उदाहरण कभी होता है। अब ये जो विसर्ग है आपको जो है 8 रूपों में मिल सकता है। ठीक है, अब किस रूपों में मिलेगा चलिए जानते हैं। मतलब जो विसर्ग परिवर्तन है लगभग जो है 8 रूपों में हमें देखने को मिलता है। तो ओ के रूप में। ठीक है, अब जैसे हम पढ़ते हैं मनाधन रथा, मनाधन रथा। अब ये जो पहला पद है ये मना क्या है, पहला पद है, और जो ये रथा है क्या है, दूसरा पद है। अब ये यहाँ पे जो ये विसर्ग है, ठीक है, ये विसर्ग किसमें क्या बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ओ में। मन है, रथ भी शब्द है। ठीक है, बस ये जो विसर्ग है किसमें बदला है, ओ मात्रा में बदला है। यानी ये जो विसर्ग है किसमें बदला है, ओ की मात्रा में बदला है। ठीक, तो ये इसकी पहली कंडीशन हो गई कि विसर्ग किस किस रूपों में बदल सकता है, ये जान लेते हैं। जब ये जान लेंगे तो विसर्ग संधि हमारे लिए क्या सरल हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये हमारी पहली कंडीशन है कि ओ में बदलता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है कि लोप हो जाता है। जो दूसरी कंडीशन है क्या होती है कि लोप हो जाता है, यानी जो ये विसर्ग है लोप। अब जैसे हम पढ़ते हैं क्या आती है कि जो लोप हो जाता है, जो विसर्ग है यहाँ पे क्या था कि जो विसर्ग है किसमें बदल रहा था हमारा, ओ में बदल गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या आती है विसर्ग की कि लोप हो जाता है। क्या होता है, लोप हो जाता है। लोप मतलब क्या होना, गायब हो जाना। अब जैसे धन हसंती, ठीक है, अब इस जो ये विसर्ग है बालका पे, जब इसका एक संधि बनता है तो क्या लिखा जाता है, बालका हसंती। ठीक है, तो ये जो देखिए ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है यहाँ पे लिखा है नहीं लगा है, नहीं लगा है, तो यहाँ पे ये जो विसर्ग है यहाँ पे क्या हो गया है, हट गया है। लोप का मतलब गायब हो जाना या हट जाना। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन आपको समझ में आ गई कि विसर्ग कैसे बदलेगा। अब हमारी जो तीसरी कंडीशन है क्या बनती है कि जो विसर्ग है वो किसमें बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। अब एक हम शब्द पढ़ते हैं नमस्ते, नमा धन ते, क्या हो जाता है हमारा, नमस्ते। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये विसर्ग है किसमें बदल रहा है, स में बदल रहा है ना। ये जो विसर्ग है ये यहाँ पे क्या बन गया है, स बन गया। स बना कि नहीं बना, आधा आधा स दिख रहा है,
विसर्ग क्या है, स में बदलता है। कैसे बदला, नमः प्लस ते बराबर क्या हो गया, नमस्ते। अब यहाँ पे ये जो विसर्ग है किसमें बदल गया, स में बदल गया। अब चौथी अवस्था क्या होती है कि ये जो विसर्ग है इसमें इस क्या में बदल जाता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए कि देखिए जैसे हरि धन तेते, रामा धन तेते भी होता है, हरि धन तेते भी होता है, ठीक है। यानी विसर्ग है कि नहीं, ठीक। अब ये जो विसर्ग है जब हम इसको संधि करके लिखते हैं तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है, ठीक है, जिसे हम बड़ा स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, विसर्ग आधा स बनेगा, तो यहाँ पे जो स है पूरा नहीं लिखेंगे, आधा लिखेंगे, और जो ये बाद वाला शब्द है सेते इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो विसर्ग है किसमें परिवर्तित हुआ है, बड़ा स कह सकते हैं, आप तालव्य स कह सकते हैं। ये कौन सा स था, दंती स था, लेकिन ये जो स है क्या है, स है। यानी ये जो विसर्ग है यहाँ ये किसमें बदल गया है, स में बदल गया है, ठीक है। तो ये हमारी चौथी कंडीशन हो गई। पांचवी कंडीशन क्या है हमारी, ये जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। विसर्ग का परिवर्तन किन किन रूपों में होता है जब ये हम जान जाएंगे तो विसर्ग संधि हमारे लिए क्या है, हो जाएगी। इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि संस्कृत जो है, संस्कृत में जो विसर्ग संधि आपको टफ लग रही है वो इजी कैसे बनाई जाए। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आ जाए। तो ये जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य श में। एक अवस्था क्या है कि विसर्ग ओ में बदल गया, ओ की मात्रा में। दूसरी कंडीशन क्या लागू होती है कि विसर्ग जो है हट जाएगा यानी लोप हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि जो विसर्ग है वो दंती श में बदल जाएगा। चौथी कंडीशन क्या है कि विसर्ग जो है लघु श बन जाएगा। और पांचवी कंडीशन क्या है कि जो विसर्ग है वो मूर्धन्य श में बदला हुआ मिलेगा। ये जो विसर्ग है मूर्धन्य श में बदलेगा। तो इसका उदाहरण क्या है, धनुष टंकार। तो इसका उदाहरण देखिए, धनु धन टंकार, ठीक है, टंकार। अब यहाँ पे ये जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। अब ये जो विसर्ग है किसमें बदलेगा, आधा श। जो मूर्धन्य श कैसे बनेगा, आधा बनेगा, तो इसको आधा लिखेंगे। और जो दूसरा शब्द है टंकारा, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अभी हम लोग बस यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि जो विसर्ग है वो किस किस स्थिति में बदल सकता है। इसके बाद जो है हम लोग जो है विसर्ग संधि का जो एक एक टॉपिक है, एक एक सूत्र है, वो कैसे बना ये जानेंगे, ठीक है। अभी जो समझिए क्या भूमिका समझ रहे हैं विसर्ग संधि की, ठीक, कि विसर्ग संधि किस किस कंडीशन में अप्लाई हो सकता है, उसका उदाहरण क्या है, अब वो किस किस सिचुएशन में बदल सकता है। अब जैसे पानी है, पानी को क्या हम जब जमा देते हैं तो बर्फ बन जाता है ना, है तो पानी ही ना। और जब उसी बर्फ को गला देते हैं तो वो किसमें बदल जाता है, लिक्विड में, द्रव्य यानी तरल पदार्थ बन जाता है। और फिर उसी पानी को जब हम भाप बना देते हैं तो भाप बन के उड़ जाता है। तो पानी की तीन अवस्थाएं हो गई ना, ठोस, द्रव्य और गैस। तो उसी तरह ये विसर्ग का क्या है समझ लीजिए, ठोस, द्रव्य, गैस के आधार पर इसकी कंडीशन बताई जा रही है कि विसर्ग किस किस रूप में बदल सकता है। ये बात समझिए, साइंस में आप लोग पढ़े होंगे ना, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, द्रव्य, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। तो उसमें जो पानी है सिर्फ ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो ये विसर्ग जो, अब ये किस कंडीशन में मूर्धन्य श बनेगा, कब जो लघु श बनेगा, कब जो है दंती श बनेगा, इसका अलग अलग नियम है, ठीक है। अभी हम वो समझने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए छठी कंडीशन क्या आता है कि जो हमारा विसर्ग है, जो हमारा विसर्ग है वो किसमें बदल जाएगा, रेफ में। रेफ किसको बोलते हैं, ये जो उड़नतुरा होता है ना, उड़नतुरा मतलब ऊपर लगता है, चाहे ऐसे करके लगता है। र 4 प्रकार का होता है ना, तो उसमें जो है ये रेफ वाला जो ऐसे उड़नतुरा को ही रेफ बोलते हैं, ठीक है। अब इसको जो कैसे बनेगा देखिए, इसका उदाहरण देख लीजिए, आता है आयुधन वेद। अब ये जो विसर्ग है क्या बन जाएगा, उड़नतुरा बन जाएगा। तो हम लोग आयुर्वेदा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो ये जो आयुर्वेदा है इसमें जो ये विसर्ग है, ये जो विसर्ग है वो किसमें बदला है, जो वहां पे ये उड़नतुरा बना है इसी को बोलते हैं रेफ। क्या बोलते हैं, रेफ यानी उड़नतुरा। सरल भाषा में उड़नतुरा बोलते हैं, लेकिन मतलब व्याकरण की भाषा में इसी को क्या बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों की। अब हमारी 7वीं कंडीशन क्या बनती है कि जो ये विसर्ग है वो किसमें बदलता है, जीवामूली में बदलता है। और 8वीं कंडीशन क्या है कि विसर्ग जो है हमारा उपदमानी में बदलता है। संस्कृत में हमारे जो है 4 प्रकार के अयोगवाह हैं, एक है अनुस्वार, एक है विसर्ग, तीसरा है जीवामूली और चौथा है उपदमानी, ठीक है। तो उपदमानी हम कैसे लिखते हैं,
क और ख के आगे जब ऐसा बन जाता है अर्ध विसर्ग का आधा रूप जब बन जाता है तो ये जीवा मूली में चला जाता है। इसी तरह हमारा जब प और ख के आगे ऐसा बन जाता है तो ये किसमें जाता है? जीवा मूली में जाता है। ठीक है, तो यहाँ सातवीं कंडीशन की विसर्ग जो है जीवा मूली में परिवर्तित होता है, लेकिन इसका जो है इस समय जो है प्रयोग उतना नहीं होता है। जो जैसे हमारा जो है कह लीजिए जो आधुनिक संस्कृत चल रही है उसमें इसका प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, तो ये जो विसर्ग है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए, मनोधन कामना। क्या है? मनोधन कामना। अब इसका ये जो विसर्ग है ये कौन सा रूप ले लेगा? ऐसे क के पहले ऐसे बन जाएगा तो ये क्या हो गया? जीवा मूली हो गया। क और ख के पहले जब लगेगा तो वो जीवा मूली में जाएगा, और ख के पहले यदि ऐसा निशान बनेगा तो वो किस में जाएगा? उपदमानी में जाएगा। अब हमारा उपदमानी में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, रामा प्लस क्या जाएगा हमारा? पठती। ठीक है, जब इसको हम इस राम को जो लिखेंगे ऐसे, ये जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा? उपदमानी में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो पठती है, अब ये देखिए यदि क से पहले ऐसे बना तो ये किसमें जाएगा? जीवा मूली में। ठीक, और यदि प से पहले ऐसे बना है अर्ध विसर्ग का रूप, अब ये बनता कैसे? जैसे ये विसर्ग है तो इसका आधा नीचे से हटा देते हैं, आधा ऊपर से, तो ये जो इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। और जो अर्ध विसर्ग है क के और ख के आगे लगता है तब ये क्या कहलाता है? जीवा मूली कहलाता है। और जब यही क और फ के आगे लगता है तो वो क्या कहलाता है? उपदमानी कहलाता है। तो हमारे विसर्ग का जो रूप है 8 तरह के रूपों में, मतलब जो हमारा विसर्ग है वो 8 रूपों में बदलता रहता है। अब उसका क्या सिचुएशन अलग है, उसका नियम अलग है, उसका सूत्र अलग है, उसकी जो कंडीशन है वो सब हम बात की वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो इतनी आपको समझ में आ गई। इसमें आप लोगों को एक एक उदाहरण भी मिल गया है। मनोधन रथ, मनोरथ, ये विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे विसर्ग क्या है? ओ की मात्रा में बदल गया है। ऐसे ही प्रथमो अध्याय में प्रथम प्लस अध्याय, वो भी हमारा एग्जाम्पल किसमें जाता है? विसर्ग में ही जाता है। फिर लोप भी हो जाता है, यानी विसर्ग हट जाएगा, और ये जो विसर्ग है यहाँ पे जब संधि हुआ है तो हट गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है? विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। ऐसे ही विसर्ग का किसमें बदल जाएगा? हमारा दंती श में। तो जब दंती श में हमारा विसर्ग बदलेगा तो ये जो ये नमा है विसर्ग किसमें आ गया? दंती श में बदल गया। विसर्ग हट गया लेकिन ये यहाँ पे क्या आ गया? विसर्ग का रूप दंती श आ गया। इसी हरि धन सेते में जो ये विसर्ग है हट के क्या बन गया? तालव्य श बन गया। ये भी क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब इसी तरह विसर्ग क्या जो है मूर्धन्य श कह सकते हैं या षटकोण स कह सकते हैं, आप लोगों को जैसे समझ में आया वैसे आप लोग करिए। तो धनु, यहाँ धनु जो है इसके बाद विसर्ग है। अब ये जो विसर्ग है यहाँ पे किसमें बदल गया है? मूर्धन्य श में। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो है कि नहीं है ना, यहाँ पे ये जो बिंदी है यहाँ पे जाके क्या बन गया है? मूर्धन्य श बन गया। ठीक, ऐसे ही विसर्ग यानी रेप में भी परिवर्तित हो सकता है। कब होता है? जैसे आयु धन वेद आयुर्वेद। अब यहाँ पे ये जो विसर्ग है इसमें बदल गया है उड़ंतु र में। ठीक, इसी तरह विसर्ग जो है हमारा जीवा मूली में भी बदलता है। जब क हो, पहला जो पद है वो तो विसर्ग रहेगा ही, और जो दूसरा पद है वो क्या हो जाएगा? हमारा क क्या है? जीवा मूली। अब ये जो विसर्ग है जब ऐसे बन जा रहा है तो इसी को बोलते हैं, क के आगे ऐसा बन गया ना अर्ध विसर्ग, इसी को क्या बोलते हैं? जीवा मूली बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो ये विसर्ग है यहाँ पे प के आगे, इस प के आगे लगा है कि नहीं लगा है? तो ये किसमें चला जाएगा? हमारा उपदमानी में। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो लगभग ये सारे क्या हैं? उदाहरण जो है विसर्ग संधि के ही हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं प्रकार। तो विसर्ग संधि को जो है मोटा मोटा हमारा जो है ये जो बुक है हमारी जो बुक है जिसे मैं पढ़ा रही हूँ व्याकरण विधि 9th और 10th की है, एनसीईआरटी बेस है। तो इसमें जो है लगभग जो है ज्यादा तो नहीं दिया है, लेकिन जो भी दिया है उसके आधार पे हम लोग कुछ सूत्रों को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी क्या है माध्यमिक लेवल पे है, प्राथमिक लेवल पे कह लीजिए चाहे माध्यमिक लेवल पे, उच्च लेवल पे तो है नहीं, यानी टीजीटी पीजीटी लेवल पे तो है नहीं, तो उतना हमको पढ़ना है नहीं। हमको क्या है साधारण जानकारी रखनी है। ठीक है, तो उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब बहुत सारे वार्तिक हैं, पाणिनि जी के कई सूत्र हैं, तो सब मतलब डीपली जानना जो है अभी हमारे लिए
जरूरी भी नहीं है, लेकिन जितना जानना जरूरी है वो तो हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रकार। तो आप लोगों को जो है विसर्ग संधि, यदि इस चीज को आप समझ जा रहे हैं, यदि आप जो मैं अभी बताई हूँ 8 विसर्ग किस तरह से 8 रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, इस चीज को आप यदि समझ जाते हैं तो आपके लिए विसर्ग संधि क्या है, इजी हो जाएगी। तो चलिए मोटा मोटा हम लोग जानते हैं कि विसर्ग संधि के कितने प्रकार हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, विसर्ग संधि के प्रकार। जैसे स्वर संधि के प्रकार थे, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यड़ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रतिभाव संधि। व्यंजन संधि के प्रकार था सचित्त संधि, षष्ठत्व संधि, जसत्व संधि, चतुर्व संधि, और हमारा क्या था, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि। ये सारी संधियां प्रकार था। उसी तरह हमारा विसर्ग संधि में भी प्रकार है। तो विसर्ग संधि में हमारा पहला प्रकार आता है सत्व संधि। क्या आता है, जो विसर्ग संधि का पहला प्रकार है क्या है, सत्व संधि, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सत्व विसर्ग संधि। ठीक है। फिर ऋत्व संधि, और क्या है, सत्व संधि, और है हमारा उत्व संधि, एक है हमारा रलोप संधि, एक है हमारा रेप संधि। ये जो है लगभग नियर अबाउट विसर्ग संधि के प्रकार हैं, जो हमें माध्यमिक लेवल पे पढ़ना है, चाहे हमारा जो है प्राइमरी लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, लेकिन हाई लेवल पे नहीं है। ठीक है। हाई लेवल पे और भी इसके प्रकार क्या है, बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो हमें जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सत्व संधि में क्या है, हमारा श बन जाएगा। ऋतु संधि में क्या है, र बन जाएगा। और ये जो सत्व संधि इसमें मूर्धन्य श बन जाएगा। उत्त संधि में ओ बन जाएगा। और रलोप संधि में र का लोप हो जाएगा, और यानी विसर्ग का लोप हो जाएगा। और रेप संधि में क्या है, जो उड़ंतु र में बदल जाएगा। तो आई होप मैंने अभी जो एग्जांपल दिए हैं कि र किस किस कंडीशन में बदल के बनता है, तो जो हमारा जीवामूली और उपदमानी का जो रूप है वो अब मतलब बहुत कम यूज होता है, और उसका एग्जाम्पल बहुत कम है, तो इसलिए उसका जो है ज्यादा प्रयोग नहीं है। तो जो ज्यादा प्रयोग है विसर्ग संधि का वो इन्हीं का है। ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा, क्या हो गया, विसर्ग संधि का प्रकार। किसका प्रकार, विसर्ग संधि का प्रकार। ऋतु संधि, सत्व संधि, रलोप संधि, रेप संधि, और क्या है, उत्व संधि। ठीक है। इन सारे संधियों के बारे में हम लोग जैसे व्यंजन संधि और स्वर संधि के बारे में जाने, सूत्र, नियम, उदाहरण, और क्या आखिरी में ट्रिक, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से विसर्ग संधि को समझाने के लिए पूरा अच्छे से प्रयास किया है, और आप लोगों को ये वीडियो जो है विसर्ग संधि से रिलेटेड समझ में आई है कि नहीं आई है, जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है कि नहीं है, और आप लोगों के दिमाग में बैठा है कि नहीं है। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे हमारा संस्कृत में हमारा क्या है, 3 संधि होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या है, जैसे संधि जब होती है कि तो 2 पद की जरूरत पड़ती है, एक पहला पद और एक दूसरा पद। तो जो पहला पद है वो डिसाइड करता है कि संधि जो है स्वर संधि में जाएगी या व्यंजन संधि में या विसर्ग संधि में। तो यदि पहले पद का वर्ण जो है आखिरी वर्ण स्वर वर्ण है, तब वो स्वर संधि में जाएगा, और दूसरा जो पद है उसका भी जो वर्ण है क्या होना चाहिए, स्वर वर्ण ही होना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। व्यंजन संधि में क्या है, इसकी 2 कंडीशन बनेगी कि पहले पद में तो हमारा व्यंजन वर्ण कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा पद है उसमें स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार विसर्ग संधि की भी 2 कंडीशन बनती है कि पहले पद में तो विसर्ग अनिवार्य है ही, यदि पहले पद में विसर्ग है तब भी जो है संधि जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत मानी जाएगी। ठीक है। लेकिन जो दूसरा पद है वो स्वर वर्ण भी हो सकता है और व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। तो विसर्ग संधि की 2 कंडीशन क्या बन गई, विसर्ग प्लस स्वर वर्ण बराबर विसर्ग संधि, तभी भी विसर्ग संधि होगा। और यदि पहले पद में विसर्ग संधि प्लस जो दूसरा पद है उसमें व्यंजन वर्ण है, तो भी हमारा वो किस में जाएगा, विसर्ग संधि में ही जाएगा। अब हर से कभी हमारा जो विसर्ग है कितने रूपों में बदल सकता है, अक्सर जो हमारा जो विसर्ग संधि है 8 रूपों में बदलता हुआ नजर आता है। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि विसर्ग जो है ओ में बदलता हुआ नजर आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग क्या है, हट जाएगा जब संधि होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, हमारा जो है दंती श बन जाएगा। चौथी कंडीशन क्या है कि जो श है विसर्ग जो है तालव्य श में बदल सकता है। 5वीं कंडीशन क्या है कि जो विसर्ग है मूर्धन्य श में भी बदलता है। और 6ठी कंडीशन क्या है कि जो हमारा विसर्ग है रेप में यानी उड़ंतु र के रूप में भी बदलता हुआ नजर आता है। अब बच्चा हमारा 7वां कंडीशन क्या है कि यदि क के पहले हमारा जो विसर्ग है अर्ध विसर्ग के रूप में
परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम जीवामूली कहते हैं। क्योंकि ख के पहले जब अर्ध विसर्ग का रूप देखने को मिलता है तो वो किसमें चला जाता है, जीवामूली में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार जब विसर्ग के बाद प हो और फ हो और वो जो विसर्ग है अर्ध विसर्ग का रूप ले ले तो हमारा जो है किसमें चला जाता है, उपटमानी में गिना जाता है। तो उपटमानी और जीवामूली का जो एग्जाम्पल है बहुत कम मिलता है, इसका प्रयोग कम है, इसलिए जो आजकल की जो संस्कृत है उसमें प्रयोग देखने को कम मिलता है। लेकिन विसर्ग का जो रूप है जीवामूली में भी बदलता है, उपटमानी में भी बदलता हुआ नजर आता है। ठीक है, सभी का मैंने एग्जाम्पल बता दिया है। अब स्वर जैसे स्वर संधि के प्रकार है, दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि, यड़ संधि, आठों रूप, प्रकृति भाव और पूर्व रूप। उसी तरह हमारा व्यंजन संधि का भी प्रकार है, सचुत्व, षष्टुत्व, चतुर्व, जसत्व, अनुस्वार, अनुनासिक, इस तरह करके। वैसे ही हमारा विसर्ग संधि का भी प्रकार है, शत्व, रुत्व, सत्व, उत्व, रलोप और रेप संधि। तो इन संधियों को हम डीपली जो है अगली वीडियो में क्रमशः एक एक करके जानेंगे, क्योंकि मैं विसर्ग संधि की भी सीरीज बना देना चाहती हूँ, क्योंकि जो आप लोग जो संस्कृत को ले लेते हैं फिर कठिनाई महसूस करते हैं, वो कठिनाई आप लोगों को ना लगे। मैंने संस्कृत लेने को ले तो लिया, लेकिन मुझे क्या कहीं ना कहीं संस्कृत को सीखने में जो है बहुत ही कठिनाई भी महसूस हुई। और मैंने संस्कृत सब्जेक्ट ही क्यों चुना, सिर्फ इसलिए कि जो मेरे जैसे लोग जो है संस्कृत को ले लेते हैं फिर नंबर मिलते हैं, जैसे मैथ में मिलते हैं वैसे संस्कृत में मिलते हैं, इस वजह से बस ली थी। और मतलब संस्कृत को लेके क्या फोकस है, उसका क्या मतलब स्कोप है, ये मैं उस समय नहीं जानती थी। लेकिन उसके बावजूद भी बस मैं जब संस्कृत ली ये था कि जैसे मेरे मैथ में नंबर आ रहे हैं 100 में से 99 या 95, उसी तरह हमारा संस्कृत में भी आएगा, सिर्फ इसी बेस पे कि मेरे नंबर ज्यादा आएंगे। लेकिन जब उसको ले तो ली, बाद में कठिनाई महसूस हुई तो नहीं समझ में आया। तो इसलिए संस्कृत क्योंकि जानने को मैं सारी चीजें जानती हूँ, हिंदी भी जानती हूँ, इंग्लिश भी जानती हूँ, साइंस भी जानती हूँ, सोशल भी जानती हूँ, मतलब पढ़ाने को अभी मैं मतलब मिडिल क्लास तक जो है हर सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ इसी को इसलिए चुना, जिस तरह से हमें कोई समझाने वाला चाहिए संस्कृत, उस तरह से कोई मिला नहीं। तो मैं जो है अपने जरिए जो लोग संस्कृत लिए हैं उनको जो है संस्कृत कठिन ना लगे, इसलिए संस्कृत को ही चुनी। मैं आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये सब क्या है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मन करता है कि हाँ चलो वीडियो बना, कोई तो कोई देख रहा है। और सभी जितने हम मेरे जो है सब्सक्राइबर हैं 74 हो गए हैं, आप लोगों का सपोर्ट है, आगे भी रहेगा तो और भी जल्दी हो जाएंगे। तो मुझे मोनेटाइजेशन के लिए नहीं वो है, लेकिन यह है कि मेरे जरिए आप लोग सीख रहे हैं, इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, विसर्ग संधि का एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए पढ़ेंगे हम लोग। जैसे स्वर संधि को पढ़े, व्यंजन संधि को पढ़े। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाके जरूर देखिए। और अंत में जैसे मैं कहती हूँ कि माइंड को अपने पॉजिटिव रखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए और आपका ये जो लक्ष्य है उसको जरूर पाइए, चाहे जो कंडीशन आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।